अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि मारूजी सवालात और मुख्तसर सवालात इंशाल्लाह हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स तकरीबन 12 में से 9 एमसीक्यूज 10 एमसीक्यूज आपके यही एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज आपके पेपर में आते हैं, बाकी एक दो वो दरमियान से भी पूछ लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी किसके नतीजे में प्रोटॉन की दरियाफ्त हुई थी। तो कैथोड रेज ये तो नहीं थी, ये तो इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त हुई थी इसके रेज में, बल्कि किनाल रेज। बी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, कि इनमें से किसकी पेनिट्रेटिंग पावर की ज़्यादा है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, यानी कौन सा मादे के अंदर ज़्यादा सरसरीत कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट वैसे गैमा रेज करती हैं लेकिन वो नहीं है चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में, तो न्यूट्रॉन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे न्यूट्रॉन ज़्यादा करें। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय, यानी कि एटम के ऑर्बिट का जो तस्वर था वो पहले सबसे किसने पेश किया था। थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने, प्लांक्स ने। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, बोहर ने डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल, यानी कि इनमें से कौन सा शेल है जो 3 सब शेल पर मुश्तमिल है। तो डियर स्टूडेंट्स एम शेल जो है वो 3 सब शेल पर मुश्तमिल होता है। ओ सब शेल तो यहाँ पे है ही नहीं आपकी बुक में। एन शेल है वो 4 पे होता है, एल शेल 2 पे होता है। तो एम आपका करेक्ट ऑप्शन है, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद डिस्कस है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी, यानी कि ट्यूमर की तशखीस के लिए कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल होता है। तो डी स्टूडेंट्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आयोडीन 131, ये हमारा यूज़ होता है। कोबाल्ट तो जिस्म के अंदर कैंसर के लिए यूज़ होता है। इस तरीके से स्ट्रॉन्शियम और फास्फोरस ये जिल्द के कैंसर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक अप इट प्रोड्यूस, यानी कि जब यूरेनियम 235 टूटता है तो इससे पैदा होते हैं डी स्टूडेंट्स 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, न्यूट्रॉन्स इससे पैदा होते हैं। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद डी स्टूडेंट्स पी सबशेल हैज़, यानी कि पी सबशेल की कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो डी स्टूडेंट्स पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। इसके बाद डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है ड्यूट्रियम इज यूज टू मेक, यानी कि ड्यूट्रियम क्या बनाने में इस्तेमाल होता है। तो डी स्टूडेंट्स ये हमारा बी करेक्ट ऑप्शन होगा, हैवी वाटर। हैवी वाटर बनाने इस्तेमाल होता है। उसके बाद डी स्टूडेंट्स है कि द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ, कि ये कितनी मिकदार में पाया जाता है कार्बन C12 जो है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 98.9 हमारा करेक्ट ऑप्शन वैसे बनता है 98.9। वैसे उर्दू मीडियम के बुक में वो है लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं है तो नन ऑफ दीज फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर वो है तो फिर वो वाला करेक्ट होगा 98.9। हु डिस्कवर द प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था। तो डी स्टूडेंट्स प्रोटॉन को किया था जी गोल्डस्टाइन ने किया था। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक हो गया डी स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं जी हम एक्सरसाइज जी डी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज, यानी कि कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज होता है। तो डी स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स में इनका झुकाव जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ होता है, इसलिए इन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यहाँ तक इसका डी स्टूडेंट्स आंसर बनेगा। बेशक आगे जो चीज़ है वो आप बेशक ना लिखें। उसके बाद डी स्टूडेंट है गिव 5 करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। डियर स्टूडेंट जब भी 5 करेक्टरिस्टिक कैथोड रेज होंगी ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगी, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आने वाली। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में उसने पूछा तो 2 प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज देख भी लेते हैं। दीज रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द कैथोड स्कोप, ठीक है, यानी कि एक ये वाली कर लेनी है। दे राइज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑन विच दे फॉल, यानी कि ये जिस बॉडी पर पड़े उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एक ये भी ले सकते हैं कि दे हैव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल।
लाइट प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द साइड्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि ये जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार से टकराती है तो रोशनी पैदा होती है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तो सिर्फ 2 ही लिख दीजिएगा, ये 3 ज़्यादा से ज़्यादा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो फिर आपने 5 या 6 लिख लेनी है डियर स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका है 3, द एटॉमिक सिंबल ऑफ फास्फोरस आयन। ये फास्फोरिक आयन का ये जो सिंबल नजर आ रहा है ये वाला है। अब इसमें चीज़ें हमने बतानी है। ए में हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आर इन देयर आयन, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर हमें 15 नजर आ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 15 होंगे। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, लेकिन 15 आप देखो इसमें इलेक्ट्रॉन ही होंगे, लेकिन -3 चार्ज ये बता रहा है कि -3 इलेक्ट्रॉन इसने और हासिल कर लिए, गेन कर लिए। तो 15 + 13 कितना, 3 कितना हो जाएगा 18, यानी कि अब इसके इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे 18। अच्छा, और इसका मैस नंबर कितना है जी 31 है। तो इसका मतलब 31 माइनस कर लेंगे हम 15 एटॉमिक नंबर, तो ये हमारा क्या निकल आएंगे, न्यूट्रॉन की तादाद निकल आएगी। तो न्यूट्रॉन कितने निकलेंगे जी 16। तो 16 इसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। अच्छा, अब बी में पूछता है व्हाट इज द आयन, व्हाट इज द नेम ऑफ आयन। तो इसका नाम होगा जी फास्फेट आयन, ये हमारा इसका नाम होगा इस आयन का, ये वाला। ठीक है, बी का करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद कहता है ड्रा द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयन, यानी कि इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके चूंकि 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, यहाँ पे 18, 3 और जब हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, यानी कि बिल्कुल ऐसी ही आ जाएगी जिस तरीके से आर्गोन की लिखी जाती है, क्योंकि उसकी भी 18 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी भी यही सेम लिखी जाती है। अब वो पूछता भी है नेम द नोबल गैस विच हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज फास्फोरस आयन, यानी कि उस नोबल गैस का नाम बताएं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फास्फोरस आयन जैसी हो। तो अब देखें उस गैस को आर्गोन वो होती है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फास्फोरस जैसी है, क्योंकि आर्गोन के भी जितने होते हैं 18 उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद ईच एग्जांपल, यानी कि एक मिसाल देकर इनकी हमने क्या करनी है, तारीफ बयान करनी है, फ़र्क। कहते हैं द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल, यानी कि एक सर्कुलर पाथ जो है न्यूक्लियस, अब यहाँ फर्ज करें न्यूक्लियस प्लस चार्ज है, इसके गिर्द जो ये पाथ होगा ये होगा शेल होगा। और सब शेल क्या होता है, ईच सब शेल जो होता है कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पाथ कॉल्ड, यानी कि इसके अंदर सब शेल होते हैं जिस तरीके से KLM ये शेल हैं, इसके अंदर फिर SPDF के होते हैं सब शेल होते हैं। अच्छा, जो सब शेल होते हैं वो डिवाइड इनटू सब शेल में डिवाइड किए जाते हैं, जबकि सब शेल के होते हैं सब शेल आर फर्दर कंपोज सब एटॉमिक पार्ट ऑर्बिटल से कंपोज किए जाते हैं। अच्छा, इनकी मिसालें KLMN इंग्लिश के कैपिटल हरूफ से ज़ाहिर करते हैं, और इनकी मिसालें SPDF, ठीक है, इनको इंग्लिश के जो है स्मॉल लेटर से हम लिखते होते हैं। ठीक हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन कहता है जी क्वेश्चन नंबर 5 में एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 17, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन K, L एंड M शेल, यानी कि अगर एटॉमिक नंबर उसका 17 हो तो उसके K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ K से ज़्यादा 2 होते हैं, K में 2 होंगे, L में 8 होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, और M में होंगे 7, तो टोटल कितने बन जाएंगे 17। तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी, यानी कि इस तरीके से उनके रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी शेल के लिहाज से लिखी हुई है कि K2, L8 और M7, या दूसरी आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको उसने पूछा ही नहीं है, उसने सिर्फ कहा है कि KLN में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपने बताना है। K में 2, L में 8 और M में 7। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Al+3, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पहले एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13, चूंकि इलेक्ट्रॉन भी इसमें 13 ही होते हैं। अब ये +3 चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाए, तो यहाँ पे यानी कि 13 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखी जाएगी, K2, L8, यानी K में 2, L में 8, तो ये हमारी सब शेल के लिहाज से लिखी गई। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी यहाँ पे S लिखा हुआ है तो ये 2p होगा यहाँ पे, ठीक है, 2s2p6 होगा, ठीक है, 2p6 लिखा हुआ है।
ये s नहीं है, 1s2, 2s2 और 2p6। अब देखें आउटर मोर ऑर्बिट कौन सा है, ये l शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ Al+3 8, ठीक है, आखिरी शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282, यानी कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह है, आपने बताना क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन आउटर मोस्ट शेल। देखिए आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये नज़र भी आ रहा है 2 ही शेल होने ना, इसका जवाब तो यहीं से हमें मिल गया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन विच सब शेल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, यानी कि इस किस ऑर्बिट में वो कौन सा सब शेल होगा जिसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, वाई मैग्नीशियम टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि मैग्नीशियम क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत करता है, खारिज करने की, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैग्नीशियम की ये वाली लिखी जाएगी और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अच्छा, बी का जवाब क्या होगा, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एस सब शेल ऑफ थर्ड शेल, ठीक है, यानी कि एस सब शेल में होंगे। देखो ना ये सब शेल है ना, तो यही पूछ रहा है दूसरे में कि किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो ये एस सब शेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अच्छा, अब मैग्नीशियम क्यों इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, तो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर रखता है और उसकी एबिलिटी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ये लूज करना चाहता है ताकि वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ले, ताकि मजीद मुस्तहकम हो जाए, ताकि इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएं, ठीक हो गया, इसलिए उसने करता है। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एटम व्हेन इट्स लूज आयन इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन इट्स गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज की नोयत उस वक्त क्या होती है एटम पर जब वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन या हासिल करता है, तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। बस ठीक हो गया यहाँ पे डियर, यहाँ तक ही काफ़ी, आगे करना चाहें तो कर सकते हैं। और व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट्स पोजेसिव्स अ नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया, बस यही हमने बताना था कि जब वो हासिल करता है तो कौन सा चार्ज आता है और खारिज करता है तो कौन सा चार्ज आता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, अब देखो ये इस मिसाल भी है, अब देखो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया Na+, और इस तरीके से क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो इसके ऊपर Cl नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि फॉर व्हाट पर्पज यूरेनियम 235 यूज्ड, तो रेडियो आइसोटोप्स में, एक्टिव आइसोटोप्स में यूरेनियम 235 इज यूज फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसकी इक्वेशन भी लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ पेशेंट हैज़ गोइटर, एक मरीज को गोइटर है, हाउ वेल इट बी डिटेक्टेड, कि इसकी तशखीस फिर आप कैसे करेंगे, तो डियर स्टूडेंट ये हमने आइसोटोप्स की यूज में पढ़ा है। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन जो 131 ये यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड में, ठीक है, तो यहाँ तक ही आप कर सकते हैं, बहुत है, इसका आंसर इधर तक ही बहुत है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद गिव द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये नाम आपसे घबरा नहीं जाना, ये पॉजिटिव रेज वही होती हैं जो किनार रेज होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव रेज उन पर चार्ज पॉजिटिव होता है इसलिए हम उसको पॉजिटिव कहते हैं। दीज आर पॉजिटिव चार्ज पार्टी, तो पहले तो नाम से ही पता चल गया ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू थर्ड रेज, यानी कि ये रेज भी जो है वो खत मुस्तकीम बिल्कुल सीधा सफ़र करती हैं, लेकिन कि थर्ड रेज की क्या होती है, बिल्कुल मुखालिफ सफ़र करती है। अच्छा, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी होगी, मोस्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड इन इक्वल दैट ऑफ प्रोटॉन सम मल्टीपल ऑफ इट, यानी कि इनका मैस जो होता है तकरीबन जो होता है प्रोटॉन के मैस से क्या होता है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। या इसकी एक और प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं कि ये अपने रास्ते में अगर कोई चीज़ इनका आ जाए तो उसका साया भी बना देती हैं, ठीक है, शेडो बना देती हैं उसका, तो वो भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है जी, व्हाट आर द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएसएम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के आपने डिफेक्ट्स बताने हैं, नुकाइस क्या थे, तो सेटबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्जर पार्टिकल should release emits energy continuously and they should ultimately fall into nucleus, कि अगर जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पे ऊपर चार्ज रखते हैं तो वो मुसलसल एनर्जी उनको क्या करना चाहिए, खारिज करना चाहिए, और आखिरकार न्यूक्लियस में क्या होना चाहिए, फॉल हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए इसको। तो ये एक पहला डिफेक्ट था। और नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में कि इफ़ इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी, कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है एमिट एनर्जी खारिज कर रहा है कंटिन्यूसली, दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कि फिर उसको एटम का एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन हकीकत में जो क्या है कि एक लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो ये 2 डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड मॉडल के। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ऑर्बिट, कि जैसे
इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में रहता है, इट डज नॉट एमिट्स एंड अब्जॉर्ब एनर्जी, वो एनर्जी जज़ब या खारिज नहीं करता। व्हेन डज इट एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी, कि कब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जज़ब करता है या खारिज करता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट्स और अब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन टिल दे रिमेन इन देयर ऑर्बिट, कि जब तक वो अपने ऑर्बिट्स में रहता है वो एनर्जी जज़ब या खारिज नहीं करता। इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी व्हेन इट्स जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर, कि जब वो ज़्यादा से कम की तरफ आता है तब वो खारिज करता है। और इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट्स जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स टू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स। तो ये यहाँ तक डियर स्टूडेंट इसका आपने आंसर कर लेना है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी उस वक्त खारिज करे जज़ब करेगा जब अपने से बैरूनी में जाएगा, यानी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जाएगा, तो उस वक्त ये क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और मारूजी मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।